अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। हमारी आज की वीडियो हाउ टू बिकम प्रोग्रामर सीरीज़ की एक और वीडियो है। हमने पिछली वीडियो में HTML का कोर्स कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम CSS की जानिब जाएंगे और CSS का पहला लेक्चर आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपनी CSS की क्लास शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और जैसे कि हमने HTML में देखा था कि HTML की मदद से HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए हम पूरे पेज का लेआउट बना सकते थे। उसमें कंट्रोल कहाँ-कहाँ पे और कौन-कौन से होने चाहिए, टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन्स, इमेजेस किस तरह डिस्प्ले करने हैं, वो सारा काम हम HTML की मदद से करते थे। लेकिन उस अपने वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें कलर करने के लिए, उसमें अलाइनमेंट्स वगैरह करने के लिए, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम CSS को यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है CSS इज़ यूज्ड टू क्रिएट द ग्रेट लुकिंग वेब पेजेस। ठीक है? तो हमारे जो वेब पेज हैं उनको बनाने के लिए तो हम HTML यूज़ करते हैं, लेकिन उन वेब पेजेस को खूबसूरत बनाने के लिए, ग्रेट लुकिंग बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है ब्राउज़र स्टाइल्स द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग इंटरनल स्टाइल शीट। This ensures that the headings are larger than normal text, links are highlighted, table structure is understandable and so on. तो इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि जैसे हमने HTML के कंट्रोल पढ़े थे, तो उनका कोई ना कोई लेआउट ब्राउज़र खुद ही बना देता था। जैसे हम H1 लिखते थे, तो वो उसको लार्ज करके लिख देता था। ठीक है? तो ये जो ब्राउज़र हैं, ये काम कैसे करते हैं कि ब्राउज़र के अंदर एक इंटरनल स्टाइल शीट होती है अपनी। ठीक है? इंटरनल CSS होती है, दूसरे मतलब में हम ये कह सकते हैं। ठीक है? तो वो उसी को यूज़ करके HTML के टैग को एक शक्ल दे देते थे। जैसे मैंने कहा कि वो H1 के टैग को बड़ा करके दिखा देते थे, जब हम B लगा देते टैग तो वो बोल्ड करके दिखा देते थे। ठीक है? तो ये जो इफ़ेक्ट्स थे, ये भी हमारा जो ब्राउज़र है, जैसे क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनकी अपनी एक इंटरनल CSS शीट होती है, इंटरनल CSS होती है, वो उसी को यूज़ करते हुए कंट्रोल की शक्ल ब्राउज़र में बना देते हैं। ठीक है? और अभी हमने उसी CSS को ओवरराइड करना है अपनी CSS से। हम अपनी CSS लिखेंगे और अपने पेजेस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्यूटीफाई करेंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा, CSS क्या है? रूल बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें क्या होगा कि हम खुद से रूल बनाएँगे कि भाई जो हमारा P टैग है उसका ये फ़ॉन्ट होना चाहिए, उसका ये कलर होना चाहिए, उसकी ये बॉर्डर्स होनी चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी, ये रूल्स होंगे। हम वो सारे रूल डिफ़ाइन करते जाएँगे CSS में और वही रूल फिर अप्लाई होंगे। तो ये CSS जो है ना, रूल बेस्ड लैंग्वेज है। तो आगे यही लिखा हुआ है, यू डिफाइन द रूल बाय स्पेसिफाइंग द ग्रुप ऑफ स्टाइल्स दैट शुड बी अप्लाइड टू पर्टिकुलर एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, हम नीचे देखें तो हमें आइडिया होगा। नीचे हमने H1, यहाँ पे H1 लगाया है। H1 में कलर हमने ग्रीन कर दिया और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल कर दिया। तो ये जो हमने कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल किया है, ये H1 के लिए है, H1 पे अप्लाई हो जाएगा। फिर हम पेज में जहाँ भी H1 यूज़ करेंगे, H1 टैग, उसका कलर भी ग्रीन होगा। ठीक है? उसका टेक्स्ट का कलर ग्रीन होगा, उसका फॉन्ट साइज 25 होगा। तो ये हमने 2 रूल डिफाइन किए हैं। वहाँ पे लिखा था ना, स्पेसिफाइंग ग्रुप ऑफ स्टाइल्स। तो ये हमने ग्रुप ऑफ स्टाइल्स, यानी कि एक स्टाइल हमने सिलेक्ट नहीं किया, 2 किए, एक कलर और एक फॉन्ट साइज। तो ऊपर जो लिखा है ग्रुप ऑफ स्टाइल्स, उसका यही मतलब है कि एक से ज़्यादा रूल हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 रूल बनाए, एक कलर और एक फॉन्ट साइज, और वो हमने कहाँ पे अप्लाई कर दिया? आगे लिखा हुआ है शुड बी अप्लाइड टू पर्टिकुलर एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला रूल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमने H1 को अप्लाई किया तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अप्लाई कर दिया, और अगर हमने ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अप्लाई करना है, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट को अप्लाई करना है, जैसे आप दूसरे सेक्शन में देखें तो वहाँ P, H1, तो ये हमने 2 एलिमेंट्स को इकट्ठा ही अप्लाई कर दिया। ठीक है? तो जो रूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा भी डिफाइन किए जा सकते हैं, और वो जो रूल्स होते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट पे भी इकट्ठे अप्लाई किए जा सकते हैं। जब हमने एक से ज़्यादा एलिमेंट देने होंगे तो उनको कामा सेपरेटेड कर देंगे। जैसे यहाँ हमने P, H1 लिखा, तो अब ये जो कलर और फॉन्ट साइज है,
ये H1 पे भी अप्लाई हो गया और पैराग्राफ टैग पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कि हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर CSS को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये तो असल काम है ना कि ये जो रूल हैं, ये जो CSS है, ये हमने अपने पेज के ऊपर लानी कैसे है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज हैं, इनको यूज करते हुए हम CSS को HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो वे है उसे हम कहते हैं इनलाइन CSS, दूसरे को कहते हैं इंटरनल CSS और तीसरा है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। तो जो पहला रूल है इनलाइन CSS, उसको देखें तो यहाँ पे P टैग लगा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर एक कोई टेक्स्ट लिखा है, दिस इज स्टाइल यूजिंग इनलाइन CSS रूल, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया और हमने एक एट्रीब्यूट बनाया है। ठीक है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है और उसमें हमने कलर फुल कॉलन रेड कर दिया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन का मतलब यही है कि हमने उसी लाइन में जहाँ पे टैग डिफाइन कर रहे हैं उसी टैग के अंदर ही हमने CSS रूल अप्लाई कर देना है। तो हम ऐसे करते हैं कि साथ साथ हम इसको अप्लाई भी करते जाते हैं ताकि आपको समझ भी आती जाए। तो हम जल्दी से ये जो इनलाइन स्टाइल है इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। ये है हमारा वो प्रोजेक्ट जिसमें हम HTML सीख रहे थे, तो हम इसी को भी यूज कर सकते हैं और हम CSS अप्लाई करने के लिए हम एक अपना नया पेज भी बना लेते हैं। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ CSS.html। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। ये हमारा CSS.html आ गया। इसमें जल्दी से हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख देते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे हम खुद से HTML के सारे जो बॉडी टैग हैं वो खुद लिखें, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, जिस तरह हम पहले लिखते आ रहे हैं। एक और तरीका भी है कि हम ये जो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं इसके अंदर भी खुद से बिल्ट इन ऐसे फीचर हैं कि ऑटो कोड करके भी हमें दे सकता है। ठीक है, वो कैसे? अगर मैंने यहाँ पे ये एक इमिट यूज किया है, इसको हम इमिट कहते हैं, जो हमारे ऑटो कोड जनरेशन है ना, इसमें हम उसे इमिट कहते हैं। अगर हमने ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये Shift 1 के ऊपर होता है, ये करके अगर हम एंटर दबाएं तो ये देखें इसने हमारे लिए HTML टैग भी लिख दिया, इसने हमारे पास हेड टैग भी लिख दिया, इसने हमारे पास बॉडी टैग भी खुद से लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये हमने नहीं पढ़ा था पहले HTML में, तो ये सिंपल सा एक टैग ऊपर हम लिख देते हैं। ये सिर्फ ये बता रहा होता है ब्राउज़र को कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो फाइल है, इसकी टाइप HTML। ठीक है, और हेड में हमने टाइटल टैग तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ था। जिसने हमारी HTML की वीडियोस नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो हमारी HTML की वीडियोस पहले ज़रूर देखें CSS पे आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी सारे वही टैग जो है ना सारे यूज़ करेंगे, कुछ और नए टैग्स भी पढ़ेंगे। और क्योंकि जिसने HTML के टैग जिसको नहीं आते वो डायरेक्टली CSS पे अगर जंप करेगा तो उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। तो वे आउट यही है, रिकमेंडेशन भी यही है कि आप मेरे पहले HTML की वीडियोस देखें, HTML के कोर्स देखें, वहाँ हमने बड़े अच्छे तरीके से HTML को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो HTML के टैग जो है ना, अब जहाँ भी हम यूज़ करते जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे उन पे हम ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करेंगे, और कोई ऐसा टैग जो हमने HTML की उस वीडियो में नहीं पढ़ा होगा उसको मैं ज़रूर यहाँ पे डिफाइन करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो 2 टैग थे मेटा टैग, ये हमने उसमें नहीं पढ़े थे, तो ये भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। फिलहाल क्योंकि हम CSS की तरफ आए हुए हैं तो हम CSS पे भी अपना फोकस रखेंगे, इन टैग्स की तरफ हम बाद में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो टाइटल टैग हमें पता है पेज का टाइटल देने के लिए, CSS सैम्पल्स हम उसका नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ बॉडी टैग में हम आ गए हैं, तो हमने अभी अपना एक टैग पढ़ा P टैग। ठीक है, उसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन CSS पैराग्राफ। अच्छा, ये हमने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम पहले चला के देख लेते हैं कि अभी जो पैराग्राफ है विदाउट एनी CSS ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये विदाउट एनी CSS अप्लाइड इस तरह की शक्ल बन गई है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी देख लेते हैं ताकि आपको सही अच्छे से नज़र आए। ठीक है, तो ये है हमारा पैराग्राफ टैग विदाउट एनी CSS। अब यहाँ पे इनलाइन स्टाइल हम
अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने अभी देखा कि इनलाइन स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमने एट्रीब्यूट का यूज़ किया स्टाइल, और इसके अंदर हमने लिख दिया कलर फुल कॉलन, और कोई भी कलर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ कर रहे हैं, बड़ा पावरफुल एडिटर है, हमने पहले भी बताया था। अब जैसे आप फुल कॉलन करते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे कलर जिनके हमें देखें नाम भी सही नहीं आते, वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज ब्राउन कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो सेमीकोलन है ये ऑप्शनल है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए, तो हम वही बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, ये ब्राउन कर दिया। अभी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये रिफ्रेश किया, अभी देखें हमारी CSS इसके ऊपर अप्लाई हो गई और इसका कलर ब्राउन हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अब दोबारा आते हैं और देखते हैं, तो अभी आपको सही समझ आ रही होगी कि इनलाइन CSS क्या है। कि जैसे पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट लिखना है स्टाइल नाम से, स्टाइल और कलर या कोई भी हमने एट्रीब्यूट, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से और वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। ये नेम वैल्यू पेयर होता है। अभी क्योंकि ये कलर जो है ना हमने पहले भी यूज़ किया हुआ था, तो फिलहाल हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, और बाकी भी जितने भी हैं वो हम आस्ता आस्ता आगे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कलर फुल कॉलन रेड, तो उसने कलर रेड कर दिया। हमने अपने एग्जाम्पल में अभी ब्राउन लिखा था तो ब्राउन कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनलाइन स्टाइल के, आप टैग के अंदर ही CSS अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपने दूसरे वे को, जिसका नाम है इंटरनल CSS यूजिंग स्टाइल टैग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक टैग बनाया हुआ है स्टाइल का, और उसके अंदर हमने P लिख दिया, यानी कि किसी भी एलिमेंट का नाम लिख दिया। यहाँ पे हमने P लिखा है, यहाँ पे हम div भी लिख सकते हैं, यहाँ पे H1 भी लिख सकते हैं, H2 भी लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट हो हमारे HTML का, वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। और उसके अंदर जैसे हमने इनलाइन स्टाइल में हमने कलर रेड किया था, यहाँ पे कलर ग्रीन भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं यहाँ पे, और भी हम काफ़ी सारी CSS जो पढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। समझाने की बात ये है कि हमने एक स्टाइल टैग बनाना है, स्टाइल टैग के अंदर हमने एलिमेंट का नाम लिखना है, फिर करली ब्रेसेस लगानी है, और करली ब्रेसेस के अंदर हमने अपने रूल्स डिफाइन कर देने हैं। ठीक है, जो नेम वैल्यू की शक्ल में होते हैं, और आखिर में सेमीकोलन। ठीक है, तो ये इंटरनल CSS को हमने कैसे यूज़ करना है और ये स्टाइल टैग कहाँ पे लिखना है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये हम अपने पेज की तरफ आ गए। अब हमने देखना है कि स्टाइल टैग हमने लिखना कहाँ है। तो स्टाइल टैग हमने हेड के अंदर लिखना है। ये जो हमारा हेड टैग है, यहाँ पे हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हेड टैग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल टैग आ गया, और इसके अंदर हमने, अच्छा ये भी गुड प्रैक्टिस है कि इसकी एक हमारे पास एट्रीब्यूट है टाइप। ठीक है, टाइप हमने टेक्स्ट CSS ये देना होगा। ठीक है, ये ज़रूर लिखा करें, नहीं भी लिखें तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हमें ये लिखना चाहिए। अच्छा, अब स्टाइल के अंदर हमने क्या देखा था, हमने कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमने P एलिमेंट लिख दिया, या यहाँ पे हम H1 भी लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट जिसमें हमने स्टाइल अप्लाई करना है वो हम एलिमेंट लिखेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, या कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी चीज़ हमने चेंज करनी होगी, कोई भी रूल CSS का अप्लाई करना होगा, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी कलर कर दिया रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई H1 डिफाइन करता हूँ, तो अब देखें उस पर ये क्या इम्पैक्ट देता है। दिस इज हेडिंग लेवल 1। ठीक है, मैंने कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर लिख दिया। अच्छा, अभी अगर हम इस H1 को नहीं लिखते, कट कर दिया मैंने, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अभी इसकी क्या शक्ल है। यहाँ पे आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये लिखा दिस इज हेडिंग लेवल 1, ये H1 है विदाउट एनी CSS। ठीक है, अब हम इसके ऊपर दोबारा CSS अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने दोबारा H1 कलर रेड कर दिया। ठीक है, इसको सेव किया, या यहाँ पे आए, ये देखें, तो हमारी CSS अप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंटरनल CSS का तरीका, जो हमने स्टाइल टैग दे के लिखा है। ठीक है, इसमें हम वही बात है कि हमने कलर रेड किया, यहाँ पे हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज कर दें, मल्टीपल वैल्यूज हम दे सकते थे, हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा है। फॉन्ट साइज मैं इसका
40 कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये इसका क्या रिजल्ट है। अब देखिएगा इसके फॉन्ट को, ये देखिए फॉन्ट और बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है कि हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखते हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम इस तरीके से CSS के रूल डिफाइन कर देते हैं, जैसे मैंने अभी H1 पे कर दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से हमने कोई और भी रूल डिफाइन करने हैं किसी और एलिमेंट पे, तो वो भी हम इसी स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक div टैग है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज div टैग div कंटेंट एंड इट इज सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने इसमें कोई टेक्स्ट लिख दिया, ये हमारे पास div टैग है। अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करके ये आया हुआ दिस इज div कंटेंट एंड इट इज सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें दिस इज div कंटेंट एंड इट इज सैंपल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम इस पे कोई CSS रूल अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक। तो अब मैंने div के ऊपर और div टैग के ऊपर CSS लगानी है, तो यहाँ पे मैं दूसरा रूल डिफाइन कर सकता हूँ div एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से कलर हमारे पास कोई भी हम यहाँ पे लेट्स सपोज ब्लू कर देते हैं, सेव, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखें तो कलर हमारे पास ब्लू हो गया, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की कि हमने अब यहाँ पे जितने भी रूल डिफाइन करने हैं वो यहाँ पे करते जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के ऊपर हमने जितने भी रूल डिफाइन करने हैं वो यहाँ पे, अब इमेज है, लिंक है, टेबल टैग है, कितने टैग हमने पढ़े थे HTML में, उनके ऊपर उनको खूबसूरत बनाने के लिए जो भी CSS के रूल हम अप्लाई करते जाएंगे वो इस स्टाइल टैग के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी हमने दो वेज पढ़े हैं, एक है हमारे पास इनलाइन CSS और एक है हमारे पास इंटरनल CSS, ठीक है। इनमें हम फर्क देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखें, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर जो इनलाइन हमने CSS लगाई है वो तो उसी पैराग्राफ के लिए, ठीक है। अगर हमें कोई और पैराग्राफ यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे एक और पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ गई, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, तो अब इस पैराग्राफ के ऊपर ये ब्राउन कलर तो नहीं आएगा। देखें जाके हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब ये देखो, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये इसके ऊपर तो जैसे ये ब्राउन कलर हुआ है CSS पैराग्राफ, इसके ऊपर CSS की जो रूल है वो अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि पैराग्राफ के ऊपर इनलाइन है, वो उसी एक ही पैराग्राफ के लिए है जिसके ऊपर वो अप्लाई किया गया है, ठीक है। जबकि H1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल में, तो अब हमने H1 यहाँ पे जो लिखा है, अब जितने भी हम H1 लिखेंगे सारों के ऊपर ये खुद ही अप्लाई होगा, हमें ज़रूरत नहीं है। हम एक और H1 यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज सेकेंड हेडिंग। तो देखें जो पहली हेडिंग थी उसके ऊपर भी रूल ये अप्लाई हो गया था, रेड और 40 पिक्सल फॉन्ट साइज। अभी हमने दूसरा H1 लगाया तो इस पे भी ऑटोमेटिकली रूल अप्लाई हो जाएगा। देखें ये दिस इज सेकंड हेडिंग और दिस इज हेडिंग, इन दोनों को फॉन्ट साइज और हमारे पास कलर रेड दोनों अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। समझ लग गई होगी आपको कि जो हमारे पास इनलाइन होता है, क्योंकि वो टैग के साथ एज एट्रीब्यूट आ रहा होता है, तो वो उसी टैग के लिए, अगर वही टैग दोबारा यूज हुआ, जैसे दोबारा हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, तो उस पे लिए अप्लाई नहीं होगा। तो इसका जो स्कोप है, जो इसका स्कोप है इस CSS का, वो सिर्फ यहाँ इसी पैराग्राफ के लिए है जिसके ऊपर ये स्टाइल एट्रीब्यूट हमने लगाया है, ठीक है। और जो चीज़ हम स्टाइल के अंदर लगा देते हैं यहाँ पे हेड के अंदर, तो वो फिर सबके लिए अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ जहाँ जहाँ div यूज़ होगी उसका कलर ब्लू होगा। हमने एक div यूज़ की, दूसरी div यूज़ करें, पूरे पेज में जहाँ जहाँ div यूज़ करते जाएंगे, हमें दोबारा वहाँ पे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ये CSS रूल इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका जो स्कोप है पूरे पेज के लिए है, ठीक है। ये जो स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग के अंदर जो हमने रूल बनाए हैं उसका स्कोप पूरे पेज पे आ रहा है। जो भी एलिमेंट का हमने CSS रूल बनाया होगा वो पूरा एलिमेंट जहाँ जहाँ पेज के अंदर यूज होगा वहाँ पे उसका इम्पैक्ट जाएगा, जबकि यहाँ पे जो इसका स्कोप है वो इसी टैग के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है, जो हमारी इनलाइन CSS। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वे की तरफ, उसका नाम है एक्सटर्नल CSS,
ठीक है, वो देखते हैं कि वो क्या है। तो जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो क्या कहती है, इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट वी राइट द CSS रूल इन अ सेपरेट फाइल and link this file to our web page. This file has .css extension. To link CSS file in HTML document, we use link tag. अच्छा, ये क्या कह रहा है कि अब हम जितने भी CSS के रूल होंगे वो एक अलग सेपरेट फाइल बनाएंगे। उस फाइल की एक्सटेंशन .css होगी, नाम फाइल का जो भी दें लेकिन एक्सटेंशन उसकी CSS होगी। ठीक है, उसके अंदर हम सारे रूल डिफाइन करेंगे। ये एक बात। ये हमारी जब CSS की फाइल बन जाएगी तो हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ इस CSS फाइल को अटैच कर देंगे और इस CSS फाइल और HTML पेज को आपस में लिंक करने के लिए, अटैच करने के लिए जो हम टैग यूज करेंगे उसका नाम होगा लिंक टैग। ठीक है, तो देखते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम नई फाइल किस तरह बनाते हैं। हमने HTML की नई फाइलें बनाई हुई हैं। तो ये हमारा पहला ये आइकन यहाँ पे न्यू फाइल का है, इस पे मैंने क्लिक किया। CSS का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ style.css। ठीक है, तो ये मैंने style.css। एक्सटेंशन का ख्याल रखना है कि इस बार हमने .html नहीं करनी, इस बार हमने .css करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारी CSS की फाइल बन गई है, यहाँ पे इस CSS में हमने रूल डिफाइन करने हैं। ठीक है, और वो रूल जो है ना अप्लाई हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे हम रूल डिफाइन करते हैं इस एलिमेंट के लिए, स्पैन के लिए हमने स्पैन एलिमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज जो है ना चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज px। ठीक है, 30 px। तो ये मैंने एक यहाँ पे रूल बना दिया। अब ये देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है अपने पेज के ऊपर। तो ये हमारा पेज है, यहाँ पे अब हम एक स्पैन बना लेते हैं। ठीक है, वीआर दे के एक स्पैन टैग लिखा। अब स्पैन के अंदर दिस इज इन स्पैन, कुछ भी हमने वर्डिंग लिख दी। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। आ जाए यहाँ पे, रिफ्रेश किया तो दिस इज स्पैन तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आया, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमने दो काम करने थे। एक तो हमने अलग से CSS फाइल बनानी है, CSS फाइल बनाने के बाद हमने उसको लिंक भी करना है। अब हमारे HTML के पेज को नहीं पता कि ये CSS फाइल कहाँ पे पड़ी है, इसका क्या नाम है। ठीक है, जब ये इनका आपस में लिंक नहीं है इसलिए इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो अभी हमने इसका लिंक बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? इसके लिए भी हमने हेड टैग के अंदर जाना है। ठीक है, और जो टैग यूज होगा उसका नाम है लिंक। इसका एक एट्रीब्यूट हमने लिखना होता है रेल मींस रिलेशनशिप, और हम इसको रिलेशनशिप बताएंगे स्टाइल शीट। ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप हो गया। अब हमने इसको पाथ देना है। जो पाथ देंगे उसके लिए एट्रीब्यूट है href। ठीक है, तो href में हमने इसका पाथ देना होगा, क्योंकि जहाँ पे हमारी css.html है वहीं पे हमारा style.css है, तो हम डायरेक्टली इसका नाम दे सकते हैं यहीं पे, यही पाथ है। अगर ये style.css किसी फोल्डर के अंदर होती तो पहले हम फोल्डर का नेम फिर स्लैश करके style.css देते हैं। ठीक है, क्लोज। तो ये जो हमने टैग दिया है, अब इस style.css का लिंक हो गया हमारे इस पेज के साथ। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। ये आए, यहाँ पे रिफ्रेश किया और ये देखें दिस इज इन स्पैन, ये ग्रीन हो गया और इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया। तो जो हमारी एक्सटर्नल CSS है उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, जैसे हमने अभी इनलाइन स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट में डिफरेंस देखा था कि जो इनलाइन था वो उसका स्कोप सिर्फ उसी टैग के लिए था जहाँ पे वो डिफाइन किया गया है, और जो स्टाइल में था उसका स्कोप था कि उस पेज के अंदर जहाँ जहाँ पे वो एलिमेंट यूज होगा उसके ऊपर ये CSS का स्टाइल आ जाएगा। अब ये जो एक्सटर्नल फाइल है, ये जो हमने एक्सटर्नल CSS बनाई है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है हमें? अगर हम थोड़ा सोचें कि अगर हमारे पास अब दूसरा पेज है, क्योंकि जब हम वेब पेजेस बनाएंगे, अपनी पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें तो बहुत सारे पेज होंगे, तो क्या हम ये स्टाइल टैग हर एक के ऊपर जाके पेस्ट करेंगे अगर इनलाइन हमने स्टाइल यूज करना हुआ? क्योंकि ये जो H1 हमने स्टाइल लिखा है वो तो इसी पेज के लिए है। जब हम कोई और HTML का पेज बनाएंगे तो वहां पे तो H1 पे ये अप्लाई नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात? वहां के डिव पे ये कलर ब्लू नहीं होगा।
ठीक है। तो वहाँ पे एक वक्त के साथ साथ तो हमारी बहुत लंबी सी CSS होती जाएगी, तो क्या हम हर पेज के ऊपर ये पूरा स्टाइल टैग रिपीट करेंगे? ये हमारे लिए एक मसला है। ठीक है, हम रिपीट कर भी दें तो फिर हमने कोई चेंज करनी होगी। सपोज हमें बाद में फॉन्ट साइज कलर हमने 40 के बजाय 30 करना है, तो हमारे पास पेजेस होंगे, सपोज हमारे पास 50 पेजेस हैं, तो हम हर एक पेज के ऊपर जाके फॉन्ट साइज 30 करेंगे, तो ये हमारे लिए एक मसला है। इसी मसले के हल के लिए ये एक्सटर्नल CSS हम का कॉन्सेप्ट आया था कि ये हमने सिर्फ यहाँ पे जाके एक जगह चेंज करना होगा और हर पेज के अंदर जहाँ पे भी CSS यूज़ करनी है, ये सिर्फ एक लिंक जो है ना कॉपी पेस्ट करते जाए। ठीक? तो हमारे जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर ये सिर्फ लिंक टैग देंगे और हमारा उस पेज के साथ लिंक होता जाएगा और हम चेंजेस सारी एक्सटर्नल CSS में करते जाएंगे। यानी कि CSS हमारी एक ही जगह पे पड़ी होगी, पेजेस बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें हम लिंक टैग लगाते जाएंगे। तो समझ आई आपको इस बात की? तो नॉर्मल प्रैक्टिस ही ये है जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में काम हो रहा होता है। ना ही वो इनलाइन CSS यूज़ करते हैं, ना ही वो स्टाइल टैग के ज़रिए जो इंटरनल CSS है उसको यूज़ करते हैं। मोस्टली जो यूज़ होती है वो ये एक्सटर्नल CSS फाइल होती है। बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे बहुत कुछ मजबूरी हो गई तो हमें इनलाइन या स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ा किसी पेज के ऊपर जाके, और वो भी ज़रा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ होते हैं। लेकिन मोस्टली जो रिकमेंडेड है, जो कि होना चाहिए, वो यही है कि हमारी एक्सटर्नल CSS हो और उसके अंदर हम सारे रूल डिफाइन कर दें। ठीक है? तो हम जितने भी अब काम करेंगे आगे CSS जितना भी कोर्स पढ़ेंगे, तो हम भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस जो है उसी को फॉलो करेंगे और हम अपनी एक्सटर्नल CSS के अंदर चेंजेस करेंगे। हम इनलाइन और जो इंटरनल CSS है, वो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको समझा दी है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी ऑफ CSS टाइप। तो यहाँ पे ये लिखा है कि प्रायोरिटी ऑफ द CSS टाइप्स फ्रॉम हाई टू लो इज एज अंडर। इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इंटरनल की उसके बाद है और एक्सटर्नल की सबसे आखिर में है। तो इसका मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम सपोज ये जो हमारे पास स्टाइल कलर ब्राउन है पैराग्राफ का, हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है? और इसको हम ले जाते हैं एक्सटर्नल में। ठीक है? यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये हमने एक पी पैराग्राफ का जो यहाँ पे ये तरीका है हमारा लिखने का कि पी टैग लिखा, करली ब्रेसेस लिखे और कलर और आगे उसकी वैल्यू। ठीक है? ये हमने यहाँ पे पी टैग का बाहर लिख दिया। अब यहाँ जितने भी पी टैग हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल है। अब जाके देखते हैं इसका इम्पैक्ट। ये आ गए हम, तो यहाँ पे देखें पहला जो पैराग्राफ था उसके ऊपर भी ब्राउन कलर हो गया और अभी जो सेकंड पैराग्राफ है उसके ऊपर भी ब्राउन कलर आ गया है। ठीक है? अब हम चाहते हैं, हम ये करते हैं कि यही जो हमारा पी टैग के ऊपर स्टाइल लगा हुआ है एक्सटर्नल, ये हम उठा के पेज के इंटरनल के ऊपर लिख देते हैं। जहाँ पे ये हमारे पास H1 का भी लगा है, div का भी लगा है, यहाँ पे अब हमने P का भी लगा दिया। ठीक है? अच्छा, मैंने पेस्ट किया तो ये देखें इसकी फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई, तो आप इसका एक आसान तरीका है, राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ऐसे करें। ज़बरदस्त, तो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ने हमारे पेज को खुद ही फॉर्मेट कर दिया अच्छे से। ठीक है? तो अब हमने क्या किया, हमारे पास style.css जो एक्सटर्नल CSS है उसमें हमने P के ऊपर CSS का रूल अप्लाई किया है कलर ब्राउन, और यहाँ पे आके हमने जो स्टाइल टैग है इसके ऊपर भी पी टैग लगाया है, लेकिन यहाँ पे हम कलर ब्राउन के बजाय हम कोई और कलर लेट्स सपोज ग्रीन कर देते हैं। ठीक है? अब देखते हैं कि पी टैग में क्या असर पड़ा। अब हमारे पास एक्सटर्नल में भी पी का रूल बनाया हुआ है ब्राउन और हमारे पास इंटरनल में भी रूल बनाया हुआ है ग्रीन। तो अब देखते हैं इस पे ग्रीन आता है या ब्राउन। यहाँ पे आए तो फिर भी अप्लाई नहीं हुआ, ये क्या चक्कर हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है? अब हमारे पास जो style.css है वो हमारे पास एक्सटर्नल में भी है, पी टैग के ऊपर, वो हमारे पास इंटरनल में भी है यहाँ के ऊपर। ठीक है? और अगर आप बुक्स में देखें तो आपको ये पता चलेगा, वहाँ लिखा होगा कि जी जो इंटरनल है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एक्सटर्नल से। ठीक है? ये चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी है कि इनलाइन CSS की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, फिर इंटरनल की है और फिर एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल की सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे देखें तो अभी भी एक्सटर्नल की
प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी एक्सटर्नल पे हमने ब्राउन रखा था, इंटरनल पे हमने ग्रीन लिखा था, और जाके पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो वो अभी ग्रीन नहीं हुआ, वो ब्राउन का ब्राउन है। और इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली ये जो लिंक टैग होता है, ये स्टाइल टैग के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे। अगर हम ये ऐसे करें, और स्टाइल जो है ना नॉर्मली सबसे आखिरी टैग होता है हेड में, तो अगर हम ये सीक्वेंस देंगे तो अब हमारे पास प्रेसिडेंस उसकी ज़्यादा हो जाएगी और ये ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने अपने सामने रूल देख लिया इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं और जो पहला पी टैग है इसके ऊपर इनलाइन जो है ना स्टाइल दे के देखते हैं कि इसकी प्रेसिडेंस अब ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। अब पैराग्राफ जो बाहर है वहाँ पे ब्राउन है, ये जो है यहाँ पे इंटरनल में हमारे पास ग्रीन है, अभी ग्रीन पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब चेंज करके देखते हैं कोई और कलर, लेट्स सपोज रेड कर देते हैं डिफरेंट, एक्सटर्नल में ब्राउन, इंटरनल में ग्रीन, और जो इनलाइन है उसमें हमने रेड किया है। तो देखें P1 के साथ क्या होता है, ये जो दिस इज एग्जांपल है इसको देखिएगा, ये देखें ये रेड हो गया, ठीक है। तो जो इनलाइन की CSS की प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो इनलाइन था इस पैराग्राफ पे तो इम्पैक्ट आया, इस सेकंड पैराग्राफ पे नहीं आया, ठीक है। वो हम पहले देख चुके हैं, इनलाइन का जो स्कोप है वो उसी टैग के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी का यही मकसद है कि जो इनलाइन हो गई, चाहे वो एक्सटर्नल में उसका रूल लिखा हो या इंटरनल में भी लिखा हो, जो इनलाइन है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसका जो इम्पैक्ट होगा वही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये चीज़ करनी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे टैग, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, बहुत कोई मजबूरी होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वरना नॉर्मल सिनारियो में हमने इनलाइन और इंटरनल नहीं लिखने, हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल CSS लिखनी। और इसकी वजह भी है, इसकी वजह कुछ मैंने आपको प्लस माइनस तो इधर ही दिखा दिए, बाकी ये है कि जब पेज बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगे, पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक टीम काम कर रही होती है, तो अगर एक एक पेज के ऊपर कहीं इनलाइन, कहीं इंटरनल में, कहीं एक्सटर्नल में, हर जगह पे रूल डिफाइन करें तो वो पेज गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक ही जगह पे लिखना चाहिए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इनको, ठीक है। एक ही जगह पे लिखना चाहिए और वहीं पे ही होने चाहिए हमारे टैग, ठीक। तो हम अभी यहीं पे ही लिखेंगे। तो इसके लिए हम ये करते हैं, ये जो CSS.html का पेज है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ताकि जब मैं ये कोड अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास ये कोड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका एक और पेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, मैं एक और पेज बना लेता हूँ, जस्ट इस वजह से कि हम जो आगे का काम करेंगे वो सिर्फ एक्सटर्नल CSS के मुताबिक ही करेंगे, उसमें इनलाइन और ये इंटरनल CSS का जितना भी कोड है वो नहीं होगा। ये सिर्फ आपको बैकअप के तौर पे देने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये दोबारा मैं इसका कोई और नाम दे देता हूँ, इसको CSS2.html, ठीक। तो ये जो हमारा CSS.html था, इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसका कोड देख लें बस। तो नया पेज हमने बना लिया CSS2.html, इसमें हम जितने भी टैग्स वगैरह लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे, उसके अंदर यहाँ पे इंटरनल CSS या इनलाइन CSS नहीं होगी, वो एक्सटर्नल CSS को यूज़ करेगी। हम पुराना कोड सारा इसका मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, लेकिन जो जितने भी CSS के रूल हैं वो हम यहाँ से खत्म कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये CSS2.html है, यहाँ पे मैं जाके इसको CSS2.html कर देता हूँ, ये CSS2.html हो गया। तो ये हमारे पास जो CSS2.html है, इसके ऊपर जो CSS अप्लाइड है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जो हमारी फाइल है CSS की वही अप्लाइड है। अब फर्दर हम इसी के ऊपर आगे काम करेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सिलेक्टर्स, देखते हैं सिलेक्टर्स क्या चीज़। अच्छा, अभी हमने पहले लिखा हुआ है CSS का स्टाइल देने का जो रूल है उसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, कि उसको सिंटैक्स में लिखने का तरीका क्या होता है। पहले हम सिलेक्टर लिखते हैं, फिर करली ब्रेसेस होते हैं, फिर प्रॉपर्टी, फुल कॉलन, वैल्यू और करली ब्रेसेस बंद, ठीक है। जैसे हमने सिलेक्टर लिख दिया H1, p टैग, div, ये हमने जो भी लिखे थे वो हमारे सिलेक्टर्स थे। तो सिलेक्टर में क्या आ गया हमारे पास, जो हमारे टैग्स हैं, ठीक है, वो आ गए। उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू, जैसे कलर, फुल कॉलन, आगे रेड, ग्रीन, ब्लू, ये जो हम लिखते हैं, ये तो हमारा एक सिंटैक्स है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो सिलेक्टर है ना पहला, जिसमें हम HTML
टैग लिखते थे div या p या h1, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ HTML के टैग ही एज ए सिलेक्टर आए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं। तो अब हमने वो देखना है कि यहाँ पे एज ए सिलेक्टर HTML टैग्स के अलावा और क्या चीज़ आ सकती है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो पहला तो वही है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर में ये बता रहा है कि HTML एलिमेंट इज स्पेसिफाइड एज सिलेक्टर, लेट्स सपोज h1 कलर रेड। ठीक, ये हमने अभी देख भी लिया कि हमने जितने भी अभी तक सिलेक्टर यूज किए हैं वो ये टाइप सिलेक्टर ही हैं। ठीक है, h1 कलर रेड देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें स्पैन भी हमारे पास देखें HTML का एलिमेंट है, p भी हमारे पास HTML का एलिमेंट है। यहाँ पे हमने पहले h1 का रूल लिखा था, तो वो भी हमारे पास HTML एलिमेंट है। तो जो भी HTML एलिमेंट लिखेंगे तो वो उसी एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई हो जाएगी। ये तो हम पहले ही देख चुके। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट सिलेक्टर है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। देखिए यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, एंड asterisk is used as selector and its effect applies to all the element of the HTML document। और नीचे उसका सिंटैक्स है जो asterisk लिखा हुआ है कलर रेड, यानी कि जो स्टार साइन है, ये अगर हम करें तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो कहता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट पे इसका इफेक्ट होगा। अच्छा, ये करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया जी ये, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज कलर लाइट ग्रीन या लाइट पिंक, कोई भी कलर कर देते हैं इस तरह। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि CSS2 के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, लिंक हुआ है CSS2, यहाँ पे आते हैं, ये हमारा CSS2 का पेज है। रिफ्रेश किया तो ये देखें, तो जितने भी एलिमेंट थे उनके ऊपर वो CSS अप्लाई हो गई। हाँ, जिनके ऊपर इनलाइन हमारे पास है या जिनके ऊपर स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली किया गया है, जैसे ये ब्राउन है या ये ग्रीन है, ये एक्सप्लिसिटली क्योंकि उस पर डिफाइन किया गया, इसकी वजह से इनका ये कलर चेंज नहीं हुआ। कैसे एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे आए, हमारे जो ये दो रूल हैं पहले से लगे हुए, इसकी वजह से ग्रीन कलर और ब्राउन कलर उनका आ रहा था। अगर मैं यहाँ से अभी इनको कट कर देता हूँ और दोबारा जाके देखता हूँ यहाँ पे, तो अब देखें सारों पे सारे एलिमेंट, चाहे p टैग था, चाहे h1 टैग था, चाहे div टैग था, सारे टैग के ऊपर लाइट पिंक कलर चला गया। ठीक है, दोबारा ले आते हैं हम, तो ये है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं ID सिलेक्टर। ये भी बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सिलेक्टर है। ये क्या कहता है, वी कैन डिफाइन द स्टाइल रूल बेस्ड ऑन द ID एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। हमने जो HTML का कोर्स पढ़ा है उसमें हमने ये ID एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब हम पेज का एंकर टैग पढ़ रहे थे और हमने टॉप और बॉटम के लिंक हमने लगाए थे, तो उसमें हमने ID एट्रीब्यूट यूज किया हुआ थे। तो जिसने HTML के हमारे वीडियो नहीं देखी, मैं फिर कहूँगा कि वो जाएं उसको देखें, तो आपको ये ID की भी समझ आ जाएगी। बेसिकली ID होता क्या है, किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो div टैग है, चाहे h1 है, कोई भी एलिमेंट है, उसको हमने कोई नाम देना है तो उसको हम ID इक्वल टू वो नाम दे दें। ठीक है, ID को आप समझ लें उसका नाम है, फिर उस ID को हम यूज करके उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे भी हम ये है कि ID को एज ए सिलेक्टर यूज किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स हैविंग दैट ID विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। ठीक है, तो ये देखें एक ग्रीन के ID से हैश टैग लगा के उसने कुछ रूल बनाए हैं। तो अब देखें कि ये अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये करना है कि हमने ID देनी है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है उसको हमने कोई ना कोई ID देनी है। सपोज हमारे पास यहाँ पे div एक है और दिस इज, इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा है, दिस इज सपोज टू बी ग्रीन। ठीक है, अब इस div को मैं कहता हूँ कि ग्रीन कलर मिल जाए, तो इस div को मैं एक ID दूंगा, ID इक्वल टू सपोज, इसका नाम ही मैंने ग्रीन रख दिया। ठीक है, तो जो भी नाम होगा वो आपने कॉपी करना है। ये जो एलिमेंट है हमारे पास div का, इसका मैंने कोई नाम दे दिया ID, इसको हमने कॉपी करना है और जाके अपने एक CSS क्लास बनानी है, CSS रूल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है ID का, पहले हमने हैश टैग जो नंबर का साइन है वो लगाना है, उसके बाद ग्रीन जो उसका नाम है ID है वही, और इसके अंदर हमने रूल लिख देने। ठीक है, कोई भी रूल हम इसके अंदर लिख लेते हैं,
सपोज मैं इसके अंदर ये रूल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि कलर ग्रीन हो और फॉन्ट साइज 30 हो, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया। अभी जाके देखते हैं कि हमारे पास जो नया, ये देखें, दिस इज सपोज टू बी ग्रीन, वो ग्रीन होके आ गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर आए, जो भी आईडी ग्रीन के नाम के साथ होगी उसके ऊपर ये अप्लाई होता जाएगा। अच्छा, ये जैसे आईडी ग्रीन है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। जो सपोज ये जो एच, एक और डिव पड़ी है, दिस डिव कंटेंट इज अ सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ, सैंपल टेक्स्ट, इसका आईडी भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ये देखें, ये जो दूसरी डिव है इसका नाम भी, क्योंकि मैंने आईडी ग्रीन रखा तो ये भी ग्रीन हो, ठीक। तो जो जो आईडी मैच करते जाएंगे इस रूल के मुताबिक, उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये रूल अप्लाई होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताएं, क्योंकि ये तो एक रूल है, ये एक तरीका है सीएसएस का, ये इस तरह अप्लाई हो जाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम पेज के ऊपर हर आईडी को एक यूनिक नेम देते हैं। ये प्रैक्टिस सही नहीं है कि हम दो एलिमेंट्स को एक ही आईडी दे दें, एक ही नेम दे दें। नेम देखें, नेम होना ही, नेम का मतलब ही यही है कि यूनिक होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ दे सकते हैं, एरर नहीं आता और रूल भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पूरे पेज के ऊपर जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनका यूनिक नेम होना चाहिए। हम कोई ऐसा एक रूल बना लें कि जो भी नाम हो वो यूनिक सा हो, ठीक है। आईडी यूनिक होनी चाहिए, तो लिहाजा एक डिव के ऊपर मैं ये आईडी ग्रीन हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। बस सिर्फ एक का आईडी ग्रीन हो, बाकियों का ना हो, ठीक है। ये हमने दोबारा उसको वैसे ही कर लिया, सिर्फ यही ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन करें, कोई भी कलर करें, यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे अब ग्रीन के बजाय हम यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वो ब्लू कलर हो जाएगा, ये ब्लू हो गया। लिखा ग्रीन है और वो ब्लू कर दिया मैंने। तो बहरहाल ये तो टेक्स्ट है, ठीक है, फिर भी हम इसे ब्लू लिखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आईडी सिलेक्टर का कि हमने किसी भी डिव को, किसी भी एलिमेंट को, स्पैन को, H1 को, पैराग्राफ को, कोई भी एलिमेंट है उसको हमने आईडी देनी है, और वो आईडी हमने हैश साइन के साथ, जो नंबर साइन है उस साइन के साथ सेम वही आईडी हमने यहाँ पे लिख देनी है, और उसके अंदर रूल, जो भी रूल होंगे वो उस आईडी को खुद ही सर्च करेगा, जो एलिमेंट इस आईडी के साथ मैच कर जाएगा उस पर ये रूल अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास आईडी सिलेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा आईडी सिलेक्टर, ठीक है। समझ आ गई इसका कि जो भी हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट इसके साथ मैच कर जाएंगे उन पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि वी कैन डिफाइन स्टाइल रूल बेस्ड ऑन द क्लास एट्रीब्यूट। अभी हमने आईडी एट्रीब्यूट पढ़ा, अभी ये क्लास एट्रीब्यूट। अच्छा, जिस तरह आईडी इक्वल टू हम कोई नाम देते थे, इसी तरह क्लास इक्वल टू भी हमने कोई नाम देना है, ठीक है। और आगे भी यही लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स हैविंग दैट क्लास विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द रूल। तो फिर जो जो एलिमेंट होंगे उनके ऊपर जो क्लास नेम है वो मैच करती जाएगी, तो उनके ऊपर ये जो भी हमने सीएसएस का रूल डिफाइन किया होगा वो अप्लाई होता जाएगा। एक्चुअली ये क्लास सिलेक्टर बनाया इसलिए गया है, जैसे हमने कहा है कि वो आईडी, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यूनिक होनी चाहिए हर एलिमेंट के लिए। तो आगे क्वेश्चन ये रेज हो गया कि हमारे पास एक सीएसएस है, हमारे पास एक कुछ सेट ऑफ रूल है, वो हमने एक से ज़्यादा एलिमेंट पे लगाने हैं, तो हम आईडी यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें, ठीक है। ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आईडी तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आईडी प्रैक्टिस ये है कि हमने यूनिक होनी चाहिए, एक ही एलिमेंट की एक ही आईडी होगी। अब हमने दो एलिमेंट के ऊपर सेम सीएसएस अप्लाई करनी है, तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम अलग अलग सीएसएस बनाएं उन आईडीज को, उसका अलग आईडी होगा, उसका अलग आईडी, तो सेम बनाएं। तो ये प्रैक्टिस भी सही नहीं लग रही, क्योंकि एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, तो हमने इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हों और उनके ऊपर सेम सीएसएस लगानी हो, तो उसके लिए ये हमारे पास क्लास सिलेक्टर का कंसेप्ट आया है। ये देखते हैं कि कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखें। जो आईडी एट्रीब्यूट था उसके साथ हमने नंबर साइन लगाया था, लेकिन जबकि क्लास एट्रीब्यूट के क्लास सिलेक्टर के साथ हमने डॉट लगाना है। ये देखें, डॉट रेड लिखा हुआ है इसको, ठीक है, डॉट रेड। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास सपोज ये एक पैराग्राफ है, इसमें हमने क्या करना है, इस बार हमने क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है, क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। हम इसका
कोई भी इसका नाम दे देते हैं। सपोज इसका नाम हम दे देते हैं टाइटल। ठीक है, हमने इसको दे दिया क्लास का नेम टाइटल, इस पैराग्राफ को नाम टाइटल दे दिया, और ये जो एक डिव है इसका क्लास भी हमने टाइटल दे दी। ठीक है, अब हमने ये जो पैराग्राफ है इसको भी टाइटल क्लास दे दी, एक डिव पड़ी है हमारे पास, इसको भी हमने क्लास टाइटल दे दी। हमने ये जो टाइटल क्लास है इसके ऊपर हमने CSS के रूल अप्लाई करने हैं। हम style.css में आएंगे। अब यहाँ पे हमने टाइटल तो लिख दिया, ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम ID सिलेक्टर के लिए नंबर साइन लगा रहे थे, क्लास सिलेक्टर के लिए नंबर साइन नहीं लगाना बल्कि डॉट लगाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसको पता चल जाएगा CSS को कि ये डॉट से कि ये क्लास सिलेक्टर है। तो अब ये फिर क्या करेगा, उस पेज के ऊपर ढूंढेगा जिस एलिमेंट के ऊपर भी टाइटल नाम की क्लास लगी होगी उसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ टाइटल पे हम कलर कर देते हैं फॉर एग्जांपल कोई और कलर जो पहले से यहाँ पे लेट्स सपोज पर्पल कर देते हैं। ठीक है, पर्पल कलर ऑलरेडी हमने नहीं दिया हुआ, और इसको फॉन्ट साइज भी ज़्यादा कर देते हैं ताकि आप लोगों को इसकी सही समझ आए। फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 50px कर देते हैं, काफ़ी बड़ा सा। ठीक है, तो एक हमने div टैग के ऊपर लगाया है और एक हमने p टैग के ऊपर लगाया है। ठीक है, ये क्लास हमने टाइटल नेम। अब हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, देखें तो एक div टैग और एक पैराग्राफ जो पहला था उसके ऊपर एज ए क्लास सिलेक्टर CSS रूल अप्लाई हो गया। ठीक, तो अब हमने यही CSS मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर लगाने हैं, तो सिर्फ हमने क्लास दे देनी होगी उनको, क्लास इक्वल टू टाइटल, तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी CSS। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि फॉलोइंग रूल रेंडर द कंटेंट इन रेड फॉर ओनली H1 एलिमेंट विद क्लास एट्रीब्यूट सेट टू रेड। अच्छा, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पहले देखें, पहले एग्जांपल में उसने डॉट रेड लिखा था, दूसरी एग्जांपल में H1 डॉट रेड लिखा है। तो पहले एग्जांपल में क्या है, ये जो रेड लिखा है कोई भी HTML का टैग होगा, कोई भी एलिमेंट होगा जिसका जिसका क्लास नेम रेड होगा उसके ऊपर ये रेड कलर हो जाएगा, चाहे वो div है, चाहे वो H1 है, चाहे वो span है, जो भी है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है, बस डॉट रेड लिखा हुआ है तो क्लास जो भी रेड होगी जिस एलिमेंट की भी उसका कलर रेड कर देगा। जबकि दूसरी एग्जांपल में H1 डॉट रेड उसने लिख दिया, तो चाहे तो इसमें ये होगा कि सिर्फ वो H1 जिन की क्लास रेड होगी उनके ऊपर तो ये अप्लाई होगा, लेकिन अगर ये रेड क्लास किसी div के ऊपर, किसी स्पैन के ऊपर है तो इसका इम्पैक्ट उन पे नहीं हो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसी में हम यहाँ पे आके ये टाइटल यहाँ पे आके लिख देते हैं div डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे div डॉट टाइटल में कलर क्योंकि हम चेंज करना चाहते हैं ताकि हमें पता चले, सपोज यहाँ पे हम कलर कर देते हैं कुछ और ये एक्वा कलर कर देते हैं। फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर लेते हैं, सपोज 70 कर लेते हैं। अच्छा, ये जो कलर और ये फॉन्ट साइज है हर एलिमेंट जिसकी क्लास टाइटल है उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ div जो एलिमेंट है उसकी अगर क्लास टाइटल होगी तो उस पे इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे आकर देखें, यहाँ पे टाइटल हमारे दो हैं, एक p टैग के ऊपर लगा हुआ है और एक div के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो नया div डॉट टाइटल बनाया है वो इस div के ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऐसा div जिसकी क्लास टाइटल हो उस पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर कोई भी क्लास टाइटल है और div नहीं है उस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं। देखें, जो हमारे पास p था और क्लास टाइटल था उस पे अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन div था और उसकी क्लास टाइटल थी उधर अप्लाई हो गया। समझ आ रही है डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे दोबारा आके देख लेते हैं, जो पहले में डॉट रेड था तो क्योंकि उसमें हमने कोई टैग नहीं डिफाइन किया था पहले डॉट से पहले, तो फिर हर टैग के लिए जो भी टैग है उसकी क्लास अगर रेड है तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। जबकि दूसरी एग्जांपल में हमने उसका स्कोप मेंशन कर दिया H1, तो हर एलिमेंट नहीं, जो H1 है उसकी अगर क्लास रेड है तो उस एलिमेंट के ऊपर ये जो CSS का रूल है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। इसमें ये है, इफ यू वांट टू अप्लाई स्टाइल रूल टू पर्टिकुलर एलिमेंट ओनली व्हेन इट लाइज इनसाइड अ पर्टिकुलर एलिमेंट एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, style rule will apply to H1 element only when it lies inside p tag। इसका क्या मतलब है, आप देखें, हमने p tag लिखा, स्पेस दिया, फिर H1 लिखा और उसके अंदर हमने कुछ रूल अप्लाई किए।
इसका क्या मतलब है कि ये उस H1 के ऊपर, हर H1 के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, उस H1 के ऊपर अप्लाई होगा जो पी टैग के अंदर होगा। ठीक है, तो ये डिसेंडेंट सिलेक्टर है, इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। डिसेंडेंट रूल को लेट्स सपोज हम कहते हैं div के अंदर अगर H1 हो तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, div के अंदर H1 होगा तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आप कलर यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब माउस ले आएंगे ना तो ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ आए और क्योंकि बहुत सारे कलर हैं, कुछ के आपको नाम वगैरह भी नहीं आते, तो आप इसको ऊपर नीचे करें कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए, फिर जो भी चाहिए होता है ये देखें, इसके ऊपर कर्सर ले जाएं और जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे उसको क्लिक करें और उसके बाद टैब प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास किसी और शक्ल में कुछ नंबर वगैरह आ जाएंगे, लेकिन ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये RGB क्या है, 198393132 क्या है, ये हम अपने आने वाली वीडियो में देख लेंगे कि ये क्या चीज़ है। फॉर द टाइम बीइंग आप ये देखें कि ये जो भी कलर हमने चूज़ किया वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि div के अंदर जो H1 होगा उसके ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास एक H1 है, ठीक है, लेकिन ये div के अंदर नहीं है। ठीक, तो हम एक div बना लेते हैं, दिस इज div। ठीक है, दिस इज div कर दिया और इसके सॉरी और इसके अंदर जो है ना हम एक H1 टैग बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं दिस हेडिंग इज विद इन div टैग। तो ये जो H1 है ये div के अंदर है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, इसको सेव किया, इधर आए, रिफ्रेश किया, ये देखें दिस हेडिंग इज विद इन div टैग में ये हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये डिसेंडेंट सिलेक्टर था कि एक टैग के अंदर कोई और टैग पड़ा है उसके ऊपर हमने लगाना है, तो किस तरह लगाएंगे। अच्छा, ये जो है ना, दोबारा यहाँ पे ये भी बता दूं कि जैसे यहाँ हमने div की एग्जांपल यूज की, यहाँ पे p टैग के अंदर H1 है, कोई एलिमेंट के अंदर कोई भी हो तभी ये यूज हो जाएगा। तो जहां जहां पे अब ये यूज होगा, जहां जहां जैसे ये रूल है p के अंदर H1 होगा वहां वहां ही अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारे पास चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर पढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगी और इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने चाइल्ड सेलेक्टर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगें तो परेशान हरगिज़ नहीं होएगा, क्योंकि अगर हम ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में देखें तो एक जो वेब डेवलपर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग भी कर रहा हो और वो एक अच्छा डिज़ाइनर भी हो। जो डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनिंग सेंस जो है ना, प्रोग्रामर का काम नहीं है। ठीक है, हमने इस हद तक CSS को सीखना होता है कि अगर हमें कोई मसला आ रहा हो तो हम उसको ठीक कर सकें, समझ सकें कि ये क्या हो रहा है। वरना जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ और कंपनीज़ में बड़े-बड़े काम हो रहे होते हैं तो उनके डेडिकेटेड अपने ही ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है? जिनके अंदर एक सेंस होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर एक का काम तो नहीं होता, ज़ाहिर है। जिनके अंदर ये सेंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उनके लिए तो ये सारे सिलेक्टर्स सीखना और ये पूरी CSS को डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। एज़ ए प्रोग्रामर हमें CSS की इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? ये सिर्फ़ क्योंकि हम CSS का कोर्स कर रहे हैं तो इसलिए मुझे ये मुख्तलिफ सिलेक्टर्स जो है ना समझाने पड़ रहे हैं, वरना इतनी डिटेल के अंदर अगर आपको समझ नहीं आ रही, थोड़ी-सी नो हाव आ जाए उतना काफ़ी है। अगर बहुत 100% समझ नहीं आ रही तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी, लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आए, आप कमेंट करें वीडियो में, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूँगा। उधर मैंने ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ होता है, अपने चैनल के ऊपर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो अभी चलते हैं अपने चाइल्ड सेलेक्टर की तरफ। तो चाइल्ड सेलेक्टर देखें ये क्या करता है, अभी हम डायरेक्ट अगर अपनी एग्जांपल को देखें जो ब्लू कलर में लिखी हुई है कि बॉडी, फिर एंगल ब्रैकेट जैसे टैग वाली होती है, एंगल ब्रैकेट और फिर पी टैग और फिर हमने कोई रूल इसके अंदर लिख दिया है। ये क्या करेगा कि हर वो पी टैग,
हर वो पी टैग जो डायरेक्टली बॉडी टैग के अंडर है उसमें ये CSS को अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर कोई पी टैग डायरेक्टली बॉडी टैग के अंडर नहीं आ रहा, यानी कि बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर डिव टैग है, डिव टैग के अंदर पी टैग है, तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर बॉडी टैग के अंदर डायरेक्ट पी टैग लिखा हुआ है तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये चाइल्ड रूल है, ये भी डिसेंडेंट रूल की तरह मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसको हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसी एग्जांपल को यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास, कि हमारे पास बॉडी टैग के अंदर जो पी टैग होगा डायरेक्ट, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, चलें फिलहाल सिंपली हम उसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर कौन सा लेके आते हैं, ये कोई अजीब सा नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं पढ़ा जा रहा, हम ये कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप कुछ है, या यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चलें जी इस किस्म का कोई कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पहले एक पी टैग है ये डायरेक्ट बॉडी टैग के अंदर है। ठीक है, अच्छा ये तो पहले टैग है, जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर ही कोई इसी चीज को कहेंगे। ये पी टैग आप देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ, ये भी बॉडी टैग के डायरेक्ट अंडर है। ठीक है, क्योंकि पी का जो पेरेंट है वो डायरेक्ट बॉडी ही है, ये सारे बॉडी के चाइल्ड टैग हैं, बॉडी के डायरेक्ट अंडर आ रहे हैं, तो ये पी टैग भी और ये पी टैग भी जो सेकंड पैराग्राफ है दोनों के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस पी टैग के ऊपर और इस पी टैग के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ के ऊपर आके इसको देखते हैं, ये रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है दिस इज सेकंड पैराग्राफ, इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। R8 क्लास टाइटल की लगी हुई थी, तो इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, ये देखें। ठीक है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसके ऊपर अप्लाई हुआ, ये फर्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लास लगी हुई थी। जस्ट फॉर टेस्टिंग अगर मैं इसमें से ये क्लास हटा दूं, ठीक है, तो फिर मैं इसको ट्राई करूं, तो ये इसके ऊपर भी पहले पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखें पहले पैराग्राफ के ऊपर भी ये छोटा सा और इसका कलर चेंज हो गया, और ये भी छोटा सा इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो जो बॉडी टैग के डायरेक्ट अंडर आ रहे थे उनके ऊपर अप्लाई हुआ। दोबारा मैं क्लास टाइटल लगा दिया इसकी। अब यहाँ पे एक ये देखते हैं कि ये जो डिव है और डिव टैग के अंदर कोई पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिव टैग के अंदर जो पैराग्राफ है, दिस डिव इज सॉरी दिस पी टैग इज विद इन डिव टैग। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो पी टैग है ये डायरेक्ट बॉडी के अंडर नहीं है, ये पहले डिव के अंडर है और फिर डिव बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। अभी देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करके, देखें ये दिस पी टैग इज विद इन डिव टैग है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, समझ आ गई। तो ये जो चाइल्ड सिलेक्टर है इसका ये मतलब था। आगे चलते हैं, तो ये हमारा लास्ट सिलेक्टर है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। थोड़ा सा लिखने में मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। ये क्या करता है कि we can also apply style to the HTML elements with particular attributes। अब हम देखें नीचे जो हमारे पास ब्लू कलर में लिखा हुआ है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, तो इनपुट हमने जो HTML क्लास थी वही बात है, उसमें बहुत सारे इनपुट पड़े थे। इनपुट टाइप टेक्स्ट था, इनपुट टाइप पासवर्ड था, इनपुट टाइप चेक बॉक्स था। ठीक, तो हमने मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसके ऊपर वो कह रहा है कि अप्लाई कर दे ये रूल, जो भी रूल इसमें लिखा हो। ठीक है, अब नीचे वो कहता है कि एडवांटेज टू दिस मेथड इज दैट द इनपुट टाइप सबमिट एलिमेंट इज अनअफेक्टेड। ठीक, क्योंकि जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी उसी पे ये अप्लाई होगा, जिसकी टाइप टेक्स्ट नहीं होगी उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो इसी को हम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए इनपुट यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट जिससे हम कहते थे वो शुरू की हुई है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो इसी को हम अप्लाई करके देख लेते हैं। इनपुट ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये इसके लिखने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका कलर ब्लू कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं CSS में। यहाँ पे हम इनपुट टाइप हमारे पास हम दो किस्म के इनपुट टाइप बना लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू हमने टेक्स्ट कर दी, सॉरी ये टेक्स्ट हो गया। ठीक, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। बिया करके हम क्या करते हैं, एक और इनपुट यहाँ पे लिख देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू
सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दी और इनपुट टाइप सबमिट। ठीक, अब देखते हैं कि किस पे ये अप्लाई हुआ है। रिफ्रेश किया पेज को, तो ये देखें इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका कलर उसने ब्लू कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने उसमें लिखना शुरू किया, जैसे मैंने इसमें शायद लिख दिया, तो वो कलर उसने ब्लू कर दिया। ठीक है, तो जो CSS था वो इनपुट टाइप टेक्स्ट के ऊपर तो अप्लाई हो गया, लेकिन सबमिट के ऊपर नहीं हुआ। सबमिट के ऊपर जो हुआ है, जैसे सबमिट देखें, वो जो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया था वही अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसका हम कलर ज़रा ठीक कर देते हैं। कहाँ है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर? ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर की वैल्यू को कुछ और कर देते हैं, सपोज ये कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए पूरे पेज के ऊपर काफ़ी सारी चेंजेस आ जाएंगे। अब देखिए ये सबमिट का कलर चेंज हो गया, हेडिंग का कलर चेंज हो गया, दिस इज D1। तो जिन जिन के ऊपर वो यूनिवर्सल सेलेक्टर के इम्पैक्ट थे वो आ गए। दोबारा हमने यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट पढ़ा, तो टेक्स्ट के ऊपर जो हमने ब्लू कलर की CSS का कहा था कलर का, वो यहाँ पे इस पे ऊपर अप्लाई हो गई, जबकि सबमिट बटन के ऊपर नहीं हुई। ठीक, तो ये हमारा लास्ट सिलेक्टर था, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और इसका ये लिखने का ये तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हम अपने CSS के पहले लेक्चर का अख्तिताम करते हैं। मुझे पता है कि पहला लेक्चर जब भी होता है थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार हमेशा यही रहा है कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखें, नोट्स बनाएं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा समझ आप लोगों को ज़्यादा आती जाएगी। और इसके साथ साथ आपने हर टैग की अपने गूगल भी करना है। देखिए मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में भी यही बताया हुआ था, जो हम HTML पढ़ रहे थे, कि मैं जो मेन फीचर होते हैं वो बता दिया करता हूँ। पूरी डिटेल में अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप गूगल करेंगे, काफ़ी सारी डिटेल, काफ़ी सारा लिटरेचर पढ़ा होता है, वो आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप फिर अच्छे से अच्छे प्रोग्रामर बनते जाएंगे, क्योंकि एक एक टैग, एक एक चीज़ की आपको काफ़ी अच्छी समझ आती जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो जैसे मैंने पहले कहा है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे वीडियो के कमेंट भी करें, तो मैं आप लोगों को कमेंट में भी जवाब दूंगा, ईमेल में भी जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप इस CSS को पढ़ें। CSS बहुत ही मज़ेदार अच्छा टॉपिक है। हमारी HTML थोड़ी रफ सी होती थी, अभी हम जब आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें इसके अंदर हम करते जाएंगे, हमारा पेज ब्यूटीफाई होता जाएगा। और हम अभी तो एक एक टैग को और एक एक CSS के रूल को इस तरह पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम एक अच्छा सा पेज बनाने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी हमारी। ठीक है, तो आप लोगों ने बस जुड़े रहना है इस वीडियो के साथ, इस सीरीज़ के साथ। और मैंने जैसे सीरीज़ में पहले भी कहा था, ये वाकई लाइफ चेंजिंग सीरीज़ है। जो लोग सीरियसली इसको देख रहे हैं, मुझे आप यकीन करें, जो लोग मुझे जानते हैं और वो सीखना चाहते हैं, मुझे ईमेल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं। अगर मेरी वीडियो कुछ 1-2 दिन डिलेड हो जाती है, तो लोग मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं कि सर कब नई वीडियो आने वाली है, क्यों डिले हो गया, और ये और वो। तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि चलें, हम मेरी कुछ एफर्ट्स थे, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखना चाह रहे हैं लोग। बस इसी तरह जुड़े रहें आप और मेहनत करते रहें। रोज़ाना वही बात, जैसे पहले ही रूल बताया था, 1 से 2 घंटे अपने सेट कर लें, वो इस काम को दें रोज़ाना। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएँगे, और आप इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो डॉलर्स में कमाएँगे, अपना खुद कमाएँगे। हम आगे जाके मैं इस प्रोग्रामर की सीरीज़ को अगले स्टेप्स में ले जाऊँगा, जहाँ आपको बताऊँगा कि आप किस तरह प्रोजेक्ट गेट कर सकते हैं, कि कौन-कौन सी साइटें हैं जहाँ पे जाके आप अपना इस जो स्किल सीखी है इसको बेच कैसे सकते हैं। ठीक है, असल काम तो फिर वहाँ पे आएगा कि आपने जो स्किल सीखी है उसको आगे बेचना कैसे है, इसको बेच के डॉलर किस तरह कमाने। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे चलते जाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।